हेलो एवरीबॉडी, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और मैं अभिषेक आप सबका भूमि एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है हम लोगों का, ये बेसिकली स्टेट एग्जीक्यूटिव का टॉपिक है, राज्य कार्यपालिका का टॉपिक है। जैसे हम लोगों ने एक टॉपिक डिस्कस किया था संघीय कार्यपालिका, यूनियन एग्जीक्यूटिव, वैसे कॉन्स्टिट्यूशन में एक टॉपिक है आपका राज्य कार्यपालिका, स्टेट एग्जीक्यूटिव। स्टेट एग्जीक्यूटिव में बेसिकली हम लोगों को स्टेट को पढ़ना होता है, मींस वी हैव टू स्टडी द स्टेट विद इन द कंट्री, कि राज्य क्या है, राज्य में कैसे एडमिनिस्ट्रेशन होता है, राज्य कार्यपालिका कैसे काम करती है, ये सारी चीज़ें स्टेट एग्जीक्यूटिव टॉपिक में कवर अप की जाती हैं। अंडर दिस टॉपिक स्टेट एग्जीक्यूटिव, द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और यू कैन से दैट द फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज द पोस्ट ऑफ द गवर्नर। सबसे पहले हम लोग राज्यपाल पढ़ते हैं, राज्यपाल को डिस्कस किया जाता है। आफ्टर स्टडिंग गवर्नर, राज्यपाल के बाद फिर हम लोग मूव करते हैं टू स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड सीएम। जैसे जब यूनियन एग्जीक्यूटिव पढ़ा जाता है, संघीय कार्यपालिका, तो पहला टॉपिक हमने आपके साथ द प्रेसिडेंट डिस्कस किया था, राष्ट्रपति डिस्कस किया। उसके बाद हमने आपके साथ केंद्रीय मंत्री परिषद डिस्कस किया, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स डिस्कस किया, प्राइम मिनिस्टर डिस्कस किया। इन द सेम वे, ड्यूरिंग डिस्कसिंग स्टेट एग्जीक्यूटिव, द फर्स्ट टॉपिक विच इज डिस्कस्ड is the post of the governor. After discussing governor, the next topic that is taken, that is your council of ministers and the chief minister of the state. After finishing council of minister or discussing council of ministers, then the next topic is your विधान मंडल, that is your विधान सभा and विधान परिषद। तो जब हम लोग विधान मंडल डिस्कस करते हैं, इन दैट टॉपिक वी डिस्कस व्हाट इज विधान परिषद, व्हाट इज विधान सभा। जैसे फॉर एग्जाम्पल द कॉन्सेप्ट ऑफ द पार्लियामेंट एट द सेंटर, इन द सेम वे यू विल हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ विधान मंडल इन द स्टेट। जो रोल संसद का देश के लिए है, द सेम रोल विधानसभा हैज टू प्ले इन कॉन्टेक्स्ट टू द स्टेट। जैसा काम संसद का, वैसा ही काम राज्यों में विधान सभा का। तो जैसे जब केंद्र की कार्यपालिका पढ़ी गई तो राष्ट्रपति पढ़ा गया, पार्लियामेंट डिस्कस हुआ, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स डिस्कस हुआ, प्राइम मिनिस्टर डिस्कस हुआ। उसी तरह से जब हम राज्य को डिस्कस करते हैं, स्टेट को डिस्कस करते हैं, तो स्टेट में गवर्नर डिस्कस होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स डिस्कस होते हैं, विधानसभा डिस्कस होती है। तो इस तरीके से फिर हम लोग मूव करते हैं स्टेट की तरफ। तो हम लोग अपने देश का एडमिनिस्ट्रेशन जानते हैं, प्रशासन देखते हैं कि भारत में कैसे काम होता है, कैसा हमारा पॉलिटिकल सिस्टम चलता है। तो इसी की शुरुआत हम करते हैं। सो लेट्स बिगिन द स्टेट एग्जीक्यूटिव टॉपिक। जैसा कि मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, एज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट इंडिया इज बेसिकली अ फेडरल कंट्री। भारत एक फेडरल कंट्री है, एक संघात्मक देश में रहते हैं। और इस फेडरल कंट्री में, इस संघीय प्रणाली में, इस संघात्मक देश में जो कॉन्सेप्ट होता है वो ये कि जो कंट्री है आपका, जो देश है आपका, वहाँ पर बेसिकली दो तरह की गवर्नमेंट या दो तरह की इकाई आपको मिलेगी। वन विल बी द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड सेकेंड विल बी द स्टेट गवर्नमेंट। तो जो संघीय व्यवस्था होती है, जो संघात्मक स्वरूप होता है, जो फेडरल कंट्रीज होती हैं, in those countries you will find basically two types of administration, or you can say that you will find administration at two level, one at the center and second in the state. Since India is also a federal country, so that's why in India also you will find administration at two levels, one at the center and second in the state. क्योंकि भारत भी एक संघीय व्यवस्था का देश है, एक संघीय प्रणाली का देश है, इसीलिए भारत में भी आपको दो लेवल पे प्रशासन मिलेगा, एक केंद्र पर और एक राज्य पर। आज के टॉपिक में, आज जो हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, वो बेसिकली हम लोग स्टेट गवर्नमेंट को डिस्कस कर रहे हैं। तो हमारे देश में राज्य क्यों बनाए गए, स्टेट क्यों बनाए गए, तो उसके पीछे नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, सच अ वास्ट कंट्री इंडिया इज। भारत एक बहुत विशाल देश है। आज़ादी के बाद जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी,
वहाँ के जो मेंबर्स थे, दे डिसाइडेड for better administration and for better development of masses or for better development of citizens, India must be divided into states. भारत को राज्यों में विभाजित किया जाना चाहिए, क्योंकि भारत एक बहुत विशाल देश है और दिल्ली से बैठ करके तमिलनाडु की समस्या को सॉल्व नहीं किया जा सकता। इसीलिए लोगों के अच्छे विकास के लिए, लोगों के कल्याण के लिए, लोगों को अच्छा प्रशासन मिल सके, उनका डेवलपमेंट हो सके, उन तक वेलफेयर स्कीम्स पहुंच सके, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूएंट मेकर्स ने, संवैधानिक सभा के सदस्यों ने यह डिसाइड किया कि भारत की जनसंख्या को देखते हुए, भारत के क्षेत्रफल को देखते हुए ये तय किया गया कि भारत को छोटे छोटे स्टेट्स में डिवाइड करना चाहिए, जिससे कि हम अच्छा प्रशासन दे सकें। दूसरा फैक्टर ये निकल के आया कि हमने स्टेट्स क्यों बनाया, तो मैंने आपको बताया बिकॉज इंडिया फॉलोड अ फेडरल फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर आफ्टर इंडिपेंडेंस। आज़ादी के बाद भारत ने अमेरिका की तरह एक संघीय प्रणाली को अपनाया, एक फेडरल स्ट्रक्चर को अपनाया। सो दैट्स व्हाई इन फेडरल स्ट्रक्चर you will find a factor, or you will find a feature that the country is divided into states. इसीलिए भारत को भी राज्यों में बांटा गया, क्योंकि हमने अमेरिका की तरह, कनाडा की तरह एक संघीय व्यवस्था को अपनाया, और संघीय व्यवस्था में केंद्र के साथ साथ राज्य को भी अधिकार दिया जाता है, राज्यों को भी काम दिया जाता है और राज्य भी बनाए जाते हैं। इसीलिए हमने राज्यों का गठन किया। अब ये राज्य चलते कैसे, राज्य का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता है, तो स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन इस तरह से होता है कि सबसे पहले आपको राज्य में एक संवैधानिक अध्यक्ष मिलेगा। यू विल फाइंड अ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड इन अ स्टेट, एंड दैट कॉन्स्टिट्यूशनल हेड इन अ स्टेट इज नोन एज गवर्नर ऑफ अ स्टेट। जो संवैधानिक अध्यक्ष होता है राज्य का, उसको राज्यपाल कहते हैं। तो हमने अपने राज्य में एक राज्यपाल का पद बनाया। ये जो राज्यपाल का पद है हमारे देश में, इसका बेसिकली काम होता है टू प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन इन स्टेट। राज्य में संविधान की रक्षा करना, संविधान को लागू करवाना, ये राज्य का काम है, बिकॉज ही इज नोन एज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड इन स्टेट। जैसे फॉर एग्जाम्पल द प्रेसिडेंट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द कंट्री, in the same way the governor is the constitutional head of a state. Now after governor you will find that there is council of ministers in state. राज्यपाल के बाद आपको राज्य में मंत्री परिषद मिलेगी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मिलेंगे, एंड यू विल हैव अ हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और आपके पास मंत्री परिषद का एक मुखिया होगा, एक हेड होगा, और ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का हेड होता है राज्य में, इसी को सीएम कहते हैं। ही इज नोन एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट। तो हु इज चीफ मिनिस्टर? चीफ मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, लाइक द प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एट द सेंटर। इन द सेम वे चीफ मिनिस्टर इज द हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन द स्टेट। तो एक राज्यपाल का पद हो गया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे, उसका हेड मुख्यमंत्री होगा, और ये मुख्यमंत्री, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो काम करते हैं, इनका काम भी बेसिकली भारत सरकार की तरह होता है। जैसे भारत सरकार काम करती है, ऐसे राज्य की सरकारें काम करती हैं। अब राज्य की सरकार काम कैसे करेगी? तो राज्य की सरकार को राज्य को चलाने के लिए कानून बनाने पड़ेंगे, लॉ बनाने पड़ेंगे, और कानून बनाने के लिए राज्य में आपको विधान मंडल मिलेंगे। यू विल हैव विधान मंडल। जहां विधान मंडल हम वर्ड यूज करेंगे, दैट मीन्स दैट स्टेट विल हैव बोथ विधान परिषद एज वेल एज विधान सभा। जब भी विधान मंडल वर्ड यूज किया जाएगा, उसका मतलब ये हो गया कि उस राज्य में विधान परिषद और विधानसभा दोनों होती है। अदरवाइज यू विल यूज द वर्ड विधानसभा ओनली। अगर आप विधान मंडल नहीं यूज करेंगे, तब आप वर्ड यूज करेंगे विधान सभा, क्योंकि इंडिया में कई ऐसे राज्य हैं जहां पर विधान परिषद और विधानसभा दोनों है। तो जहां पर भी विधान परिषद और विधानसभा दोनों होगी, वहां पर यू विल यूज द वर्ड विधान मंडल, अदरवाइज यू विल यूज द वर्ड विधान सभा ओनली। तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर है स्टेट एग्जीक्यूटिव का। इसी को हमें वन बाय वन शुरू करना है, और पहला पद या पहला जो टॉपिक है हमारा, वो बेसिकली गवर्नर का है।
तो हम लोग गवर्नर से शुरुआत करते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 153, भारत के संविधान का अनुच्छेद 153 कहता है भारत के हर राज्य में एक राज्यपाल होगा। ईच स्टेट इन इंडिया विल हैव अ गवर्नर। आर्टिकल 153 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट ईच स्टेट इन इंडिया विल हैव अ गवर्नर। हमारे देश के हर राज्य में एक राज्यपाल होगा। इंडिया को स्टेट्स में भी डिवाइड किया गया है, एज वेल एज यू विल फाइंड यूनियन टेरिटरीज ऑल्सो। भारत में राज्य भी हैं और भारत में केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। तो जो राज्य होते हैं वहां पर आपको राज्यपाल का पद मिलेगा, जो केंद्र शासित होते हैं प्रदेश वहां पर आपको उपराज्यपाल का पद मिलता है, लेफ्टिनेंट जनरल का पद मिलता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर का पद मिलता है। तो स्टेट्स में गवर्नर होते हैं और यूनियन टेरिटरीज में लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं। यहाँ राज्यपाल होता है और यहाँ पर उपराज्यपाल होते हैं। उपराज्यपाल और राज्यपाल के पावर में, राइट्स में डिफरेंस होता है। जो यूनियन टेरिटरीज के लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, बेसिकली दे आर मोर पावरफुल और दे विल हैव मोर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स इन कंपैरिजन टू सीएम इन दैट स्टेट। जहां पर भी आपको उपराज्यपाल मिलेगा, चाहे वो दिल्ली है या पौंडीचेरी है, वहां पर आप देखेंगे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं उनके पास कुछ मायने में मुख्यमंत्रियों से ज़्यादा अधिकार होते हैं, प्रशासनिक अधिकार। और जो स्टेट्स होते हैं, जो राज्यपाल होते हैं, वहाँ पर मुख्यमंत्री ज़्यादा पावरफुल आपको दिखेगा, उसके पास डिसीजन मेकिंग पावर ज़्यादा होती है। और यूनियन टेरिटरीज में एलजीज के पास डिसीजन मेकिंग पावर ज़्यादा होती है, इसीलिए अक्सर एलजी में सीएम वर्सेस एलजी होने लग जाता है, क्योंकि वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है। तो इस स्टेट्स में हर राज्य में एक राज्यपाल आपको मिलेगा। इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं, हर स्टेट्स में एक राज्यपाल का पद बनाया गया। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो सेज दैट, संविधान ये भी कहता है, इफ अ सर्कमस्टांसेस और इफ अ सिचुएशन अराइजेस दैट द गवर्नर इज नॉट ऑन हिज पोस्ट, अगर ऐसी कोई स्थिति पैदा हो जाए कि राज्यपाल अपने पद पर नहीं है, इफ गवर्नर इज एब्सेंट, तो क्योंकि हमारे देश में कोई वाइस गवर्नर का पद नहीं होता, हमारे संविधान में कोई वाइस गवर्नर या डिप्टी गवर्नर का पद नहीं है, जैसे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद है। तो जब केंद्र में, जब भारत में राष्ट्रपति नहीं होता, तो उपराष्ट्रपति जो होता है वो कार्यवाहक राष्ट्रपति बन जाता है। लेकिन राज्य में ये अप्लाई नहीं होता कि अगर गवर्नर नहीं है तो कोई एक वाइस गवर्नर होगा, वो कार्यवाहक गवर्नर हो जाएगा। देयर इज नो सच कॉन्सेप्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट इफ गवर्नर इज एब्सेंट, अगर राज्यपाल अनुपस्थित है, तो जो उस राज्य से जो नियरेस्ट स्टेट होगा, उस नियरेस्ट स्टेट के गवर्नर को उस राज्य का एक्स्ट्रा कार्य दे दिया जाता है। इफ गवर्नर ऑफ एनी स्टेट इज एब्सेंट, द गवर्नर ऑफ द नियरेस्ट स्टेट विल बी गिवन एक्स्ट्रा चार्ज ऑफ दैट स्टेट। सपोज करिए, फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि अगर उत्तर प्रदेश में एक गवर्नर है, मध्य प्रदेश में भी एक गवर्नर है, बिहार में भी एक गवर्नर है, क्लियर। अब ऑल ऑफ द सडन कोई ऐसी कंडीशन आई दैट द गवर्नर ऑफ यूपी इज एब्सेंट, उत्तर प्रदेश के गवर्नर नहीं है, कोई भी कंडीशन हो सकती है। अब अगर उत्तर प्रदेश में गवर्नर नहीं है, तो मध्य प्रदेश या बिहार के गवर्नर को उत्तर प्रदेश का एक्स्ट्रा चार्ज दे दिया जाएगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन में वर्ड यूज हुआ द नियरेस्ट स्टेट, द गवर्नर ऑफ द नियरेस्ट स्टेट। तो प्रेसिडेंट क्या करेंगे कि किसी भी राज्य के जो उत्तर प्रदेश से सबसे निकटतम राज्य होगा, वहां के राज्यपाल को उत्तर प्रदेश का भी राज्यपाल नियुक्त कर देंगे। तो वो व्यक्ति बेसिकली दो दो राज्यों का गवर्नर हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक? एक बार मैं फिर आपको रिवाइज करा दे रहा हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 153 कहता है भारत के हर राज्य का एक राज्यपाल होगा। देयर विल बी अ गवर्नर ऑफ ईच स्टेट इन इंडिया अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया। हर राज्य का एक राज्यपाल होगा जिसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी केंद्र के मंत्री परिषद की सलाह पर, मतलब
भारत सरकार सलाह देती है राष्ट्रपति को कि किसको राज्यपाल कहाँ का बनाया जाए। वो हम लोग आगे फिर अभी डिस्कस भी करेंगे। अभी नेक्स्ट पॉइंट मैंने आपको ये बताया कि ये बात कॉन्स्टिट्यूशन में रखी गई है दैट देयर विल बी अ गवर्नर ऑफ ईच स्टेट इन इंडिया, बट इफ अ कंडीशन अराइजेस दैट द गवर्नर ऑफ अ स्टेट इज एब्सेंट or if there is no governor in a state, then the constitution says that the president will appoint the governor of the nearest state as the acting governor of that particular state where there is no governor. तो राष्ट्रपति निकटतम राज्य के राज्यपाल को उस राज्य का गवर्नर बना देंगे, एक्स्ट्रा कार्य दे देंगे जहां पर राज्यपाल अनुपस्थित है। यहां तक क्लियर हुआ? ये 2 पॉइंट मैंने आपको बताया। एग्जाम्पल भी मैंने आपको दिया कि उत्तर प्रदेश में जैसे गवर्नर है, मध्य प्रदेश में गवर्नर, बिहार में गवर्नर। अब यूपी का गवर्नर अगर एब्सेंट है सपोज करिए फॉर एग्जाम्पल, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या करेंगे, जो उत्तर प्रदेश का जो नियरेस्ट स्टेट होगा उस राज्य के गवर्नर को उत्तर प्रदेश का एक्स्ट्रा कार्य दे दिया जाएगा। और ये कब तक दिया जाएगा? टिल द न्यू गवर्नर कम्स इन। ये तब तक दिया जाएगा जब तक कोई नया गवर्नर जो है उत्तर प्रदेश का राज्यपाल नहीं बन जाता। तो जैसे ही उत्तर प्रदेश का कोई नया राज्यपाल आएगा, उस राज्य का राज्यपाल अपने वापस स्टेट में चला जाएगा। क्लियर यहां तक? और मैंने आपको ये भी बताया कि जैसे स्टेट्स में गवर्नर होते हैं, ऐसे यूनियन टेरिटरीज में एलजी का पद होता है। राज्यों में राज्यपाल का पद होता है और यूटीज में एलजी का पद होता है। यहां तक क्लियर? नाउ मूविंग ऑन, कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश के संविधान में जो राज्यपाल का पद बनाया गया, इस राज्यपाल को जब राज्य में भेजा जाता है तो बेसिकली हमारे देश में जो गवर्नर का पद है वो कुछ हद तक अमेरिका के गवर्नर के पद से मिलता जुलता है। मिलता जुलता इन द सेंस का मतलब क्या है कि हमने गवर्नर का पद जो है वो बेसिकली अमेरिका से लिया। अब आप देखें कि अगर ये सपोज करिए फॉर एग्जांपल ये इंडिया है और इंडिया में ये स्टेट्स हैं, और मान लीजिए सपोज दिस इज इंडिया और सपोज करिए दिस इज अमेरिका, और अमेरिका में भी ये छोटे छोटे अगर स्टेट्स हैं, तो आप देखेंगे हमारे देश में भी राज्यपाल होता है और अमेरिका में भी गवर्नर होता है, बट दोनों में डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि हमारे यहाँ जो गवर्नर्स होते हैं, दीज गवर्नर्स आर बेसिकली अपॉइंटेड। इंडिया में गवर्नर्स का अपॉइंटमेंट होता है, नियुक्ति की जाती है, और अमेरिका में जो गवर्नर्स होते हैं ये बेसिकली इलेक्ट होते हैं। अमेरिका में गवर्नर का इलेक्शन होता है, निर्वाचन होता है, और हमारे क्या गवर्नर का अपॉइंटमेंट होता है। ये बेसिक डिफरेंस है बिटवीन द पोस्ट ऑफ द गवर्नर इन इंडिया एंड इन अमेरिका। तो हमारे यहाँ जो गवर्नर पर्सन बनता है राज्य में वो बेसिकली अपॉइंट होता है, और गवर्नर ऑफ अमेरिका और गवर्नर इन अमेरिका इज बेसिकली इलेक्टेड। हमारे क्या अपॉइंटमेंट क्यों रखा गया? क्योंकि हमारे देश में ऑलरेडी राज्यों में एक मुख्यमंत्री होता है जो कुछ इलेक्ट होकर के ही आता है, कुछ एक प्रोसेस से वो गुजरता है जहाँ पर जनता वोट देती है। तो अगर दोनों पर्सन जो है पब्लिक के थ्रू इलेक्ट होकर के आते तो क्लैश हो सकता था। दूसरा, हमने अपॉइंटमेंट रखा गवर्नर का इन द सेंस कि हम केंद्र को ज़्यादा अधिकार देना चाहते हैं। केंद्र ने अपने पास ज़्यादा अधिकार रखा है, केंद्र राज्य के ऊपर अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश करना चाहता है, इसीलिए राज्यपाल का जो अपॉइंटमेंट होता है वो सेंटर के थ्रू होता है। यहाँ पर मुख्यमंत्रियों का कोई रोल नहीं होता, उनसे कोई एडवाइस नहीं ली जाती। नो एडवाइस इज गिवन बाय सीएम and no decision is taken by the state government on the issue of appointment of the governor. It is the whole sole authority of the central government whom to appoint as the governor of a state. और केंद्र की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति कर दी जाती है। तो केंद्र को अधिकार ज़्यादा दिया गया है, हमने केंद्र को ज़्यादा मजबूत बनाया है, जैसे कि कैनेडियन गवर्नमेंट या कनाडा का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। हमारा जो संघवाद है ये संघवाद कनाडा की तरफ ज़्यादा झुकाव रखता है। इट इज़ मोर टिल्टेड टूवर्ड्स द कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमने कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ ज़्यादा अपने आप को झुका हुआ महसूस किया है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे देश में केंद्र सरकार को ज़्यादा शक्तियाँ दी गई हैं
और केंद्र को ज़्यादा शक्तियों में ही एक एग्जाम्पल है अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, कि गवर्नर का अपॉइंटमेंट करा के केंद्र ये दिखाता है कि हम राज्य के ऊपर डोमिनेट करेंगे, हम राज्य के ऊपर अपना अधिकार स्थापित करेंगे और राज्यपाल हमारे अकॉर्डिंग काम करेगा, या हमारे के थ्रू वो अपॉइंट होगा और हमारे ही थ्रू वो जो है वो अपने पद से रिमूव भी होगा। इसमें राज्य सरकार का कोई रोल नहीं होता ऑन द अपॉइंटमेंट एंड ऑन द रिमूवल ऑफ द गवर्नर। यही बेसिक डिफरेंस होता है। अमेरिका में गवर्नर का इलेक्शन हो जाता है, हमारे क्या गवर्नर का अपॉइंटमेंट होता है। अब क्वेश्चन उठा है अपॉइंटमेंट होता है तो कौन करता है अपॉइंटमेंट? तो मैंने जस्ट अभी आपको बताया दैट द गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। अब अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए सिंपल, हु अपॉइंट्स गवर्नर, सो द आंसर इज द प्रेसिडेंट। लेकिन राष्ट्रपति अपने विवेक से नहीं करते, प्रेसिडेंट के पास कोई डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है ऑन द अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर। बेसिकली प्रेसिडेंट appoints that person as the governor whose name is recommended by the central government। तो भारत सरकार पूरी एक लिस्ट इशू करती है कि यहाँ के राज्यपालों का पद खाली है और वहाँ पर राज्यपाल जाने, तो सेंट्रल गवर्नमेंट सेलेक्ट करती है नाम कि किसको अपॉइंट करना है, वो नाम राष्ट्रपति को दे दिया जाता है और राष्ट्रपति उस पर्सन को राज्य का राज्यपाल नियुक्त कर देता है। इसी तरीके से गवर्नर का ट्रांसफर भी हो सकता है फ्रॉम वन स्टेट टू द अदर, and this transfer is also done by the president but on the advice of the central government। भारत सरकार सलाह देती है और उस सलाह पर राज्यपालों का स्थानांतरण भी हो जाता है, ट्रांसफर भी हो जाता है और अपॉइंटमेंट भी होता है। तो अपॉइंटमेंट करेंगे प्रेसिडेंट जरूर, लेकिन ऑन द एडवाइस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, भारत सरकार की सलाह पर। अब क्वेश्चन ये उठा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्या क्राइटेरिया होता है टू अपॉइंट अ गवर्नर। कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं लिखा हुआ है कि गवर्नर के पास ये योग्यताएं होनी चाहिए। ऑल्दो देयर इज सर्टेन प्रोविजंस रिलेटेड टू एलिजिबिलिटी इन द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान में कुछ एलिजिबिलिटी दी हुई है कि आपके पास इतनी उम्र होनी चाहिए, ऐसा 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 होना चाहिए। इसके अलावा कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन नहीं होती है कि हाँ ये स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए तभी आप गवर्नर बन पाएंगे। तो जनरली टू बिकम अ गवर्नर, बेसिकली राज्यपाल बनने के लिए एज फैक्टर वही 35 आपकी एज होनी चाहिए कि आप 35 इयर्स के हैं तो आप राज्यपाल बन सकते हैं, गवर्नर आप अपॉइंट हो सकते हैं। अदरवाइज जो और क्वालिफिकेशंस है वो बहुत सिंपल सी हैं कि दिवालियापन नहीं होना चाहिए, किसी भी विधानसभा या विधान परिषद में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। एक इम्पॉर्टेंट क्वालिफिकेशन है कि जो पर्सन राज्य का राज्यपाल बनता है वो उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वालिफिकेशन। कि अगर उत्तर प्रदेश का कोई गवर्नर बन रहा है, मान लीजिए सपोज करिए फॉर एग्जांपल इफ एनी एक्स पर्सन बिकम्स द गवर्नर ऑफ यूपी, तो ये एक्स पर्सन की एज क्वालिफिकेशन वगैरह वो तो एक एक्स्ट्रा है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वालिफिकेशन इज कि ये एक्स पर्सन जो है उत्तर प्रदेश का निवासी नहीं होना चाहिए। तो आप देख लीजिए किसी भी राज्य का जो राज्यपाल होगा वो आपको दूसरे स्टेट का ही मिलेगा। फॉर एग्जांपल द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ यूपी वो उत्तर प्रदेश की नहीं है, वो बेसिकली गुजरात की हैं। तो इस तरीके से अलग अलग स्टेट से ही भेजा जाता है अलग अलग राज्यों में। तो एज फैक्टर याद रखिए, एग्जाम में एज फैक्टर से आ जाता है क्वेश्चन कि राज्यपाल बनने की क्या उम्र होती है। तो राज्यपाल बनने की जो उम्र है दैट इज योर 35 इयर्स ऑफ एज, प्लस किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए, मस्ट नॉट बी अ मेंबर ऑफ एनी हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, ना विधानसभा का, नाइदर ऑफ विधानसभा नॉर ऑफ विधान परिषद। प्लस सेकेंड नेक्स्ट क्वालिफिकेशन कि वो व्यक्ति उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए, उसके पास कोई लाभ का पद नहीं होना चाहिए, मस्ट नॉट हैव एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, और वो उस राज्य का निवासी ना हो। राज्य का निवासी ना हो, इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है क्योंकि यूपीएससी जब भी क्वेश्चन बनाएगा वो हमेशा इन्हीं वर्ड्स के साथ खेलेगा। ना हो की जगह पर हो वर्ड यूज हो जाएगा, दैट ही मस्ट बी अ डोमिसाइल और ही मस्ट बी अ रेसिडेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। बस यहीं से फिर क्वेश्चंस जो होते हैं वो गलत होना शुरू हो जाते हैं।
इसलिए आप इसको ध्यान रखिए कि कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि जो भी पर्सन राज्य का राज्यपाल बनेगा वो उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए. ही मस्ट नॉट बी अ रेसिडेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट वेयर ही और शी इज बीइंग अपॉइंटेड एज द गवर्नर. तो राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होती है हमने डिस्कस कर लिया. अपॉइंटमेंट क्यों किया जाता है इंडिया में ये मैंने आपको बताया. अमेरिका में इलेक्शन जो होते हैं वो मैंने आपको बताया कि अमेरिका में गवर्नर का इलेक्शन होता है, हमारे यहाँ अपॉइंटमेंट होता है. हमारे के गवर्नर का अपॉइंटमेंट क्यों होता है ये मैंने आपको बता दिया. हर राज्य में एक गवर्नर होता है ये मैंने आपको बताया. गवर्नर बनाने के पीछे मोटिव क्या रखा गया ये मैंने आपको बताया. केंद्र के थ्रू अपॉइंटमेंट क्यों होता है ये मैंने आपको बता दिया. और गवर्नर का क्वालिफिकेशन क्या है ये मैंने आपको बताया. अब गवर्नर कैसे रिमूव होता है, कैसे हटता है. तो गवर्नर के रिमूवल के लिए कोई ऐसा स्पेशल प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, कोई ऐसा स्पेशल जो है प्रोसेस यूज नहीं होता. जैसे कि हम लोग फॉर एग्जांपल वी यूज इन द केस ऑफ द प्रेसिडेंट. जैसे राष्ट्रपति को हटाने के लिए हम लोग महाभियोग लगाते हैं, इम्पीचमेंट लगाते हैं. ऐसे गवर्नर के रिमूवल के लिए ऐसा कोई स्पेशल प्रोविजन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में कि इसी प्रोसेस के थ्रू हटेगा. सिंपली गवर्नर को भारत सरकार के कहने पर राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है. अगर कोई गवर्नर है वो न्यूज़ में बना हुआ है, कंट्रोवर्सीज में घिर गया, तो केंद्र के कहने पर राष्ट्रपति के द्वारा उसको हटा दिया जाता है. जनरली गवर्नर को हटाने के लिए ऐसा कोई इम्पीचमेंट या ऐसा कोई रिमूवल प्रोसेस नहीं लगता. सिंपल ही इज रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. सिंपल सा. अब गवर्नर हमने क्यों बनाया, राज्यों में गवर्नर क्यों रखा. तो राज्य में गवर्नर इसलिए रखा फॉर द बेटर एडमिनिस्ट्रेशन. हम एक अच्छा प्रशासन, एक अच्छा राज्य में एडमिनिस्ट्रेशन देना चाहते थे. एक चेक एंड बैलेंस का कॉन्सेप्ट हम लेकर के चले. बिकॉज वी आर हैविंग सीएम इन स्टेट्स. हम राज्य में एक मुख्यमंत्री का पद हमने बनाया कि मुख्यमंत्री राज्य को चलाएंगे. लेकिन टू हैव अ चेक ऑन सीएम, मुख्यमंत्री के ऊपर एक चेक रहे, एक अनुशासन रहे, एक नियंत्रण रहे, इसलिए हम एक पद लेकर के आए गवर्नर का. कि गवर्नर जो होगा वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होगा राज्य का और ही विल हैव द राइट टू आस्क क्वेश्चंस टू सीएम ऑफ अ स्टेट. वो राज्य के मुख्यमंत्री से प्रश्न पूछ सकते हैं. वो ये देख सकते हैं कि राज्य में क्या काम हो रहा है और क्या नहीं हो रहा, क्योंकि वो राज्य के संवैधानिक अध्यक्ष हैं. और राज्य के मुख्यमंत्री के ऊपर राज्यपाल का एक चेक रहेगा, एक बैलेंस रहेगा, जिससे कि एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन हो सके राज्य में और वेलफेयर के काम हो सके. मुख्यमंत्री का एक अधिकार मोनोपोली ना हो, डिक्टेटरशिप ना होने पाए, जस्ट टू प्रिवेंट डिक्टेटरशिप टाइप ऑफ गवर्नमेंट इन अ स्टेट. कि किसी भी पार्टी को बहुमत मिल गया, अब मुख्यमंत्री बना, उसकी तानाशाही शुरू हो गई. तो इस तरीके से चीज़ें ना हो, तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने एक गवर्नर का पद बनाया कि गवर्नर का काम जो होगा वो सिर्फ इतना होगा कि वो राज्य में देखे कि जो मुख्यमंत्री है वो काम संविधान के दायरे में कर रहा है कि नहीं. द ओनली रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नर इज टू लुक वेदर द सीएम इज एक्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनली और नॉट. अगर मुख्यमंत्री संविधान के खिलाफ जाके काम कर रहा है या सीएम अगर संविधान का वायलेशन कर रहे हैं, तो गवर्नर के पास ये राइट है टू कंप्लेन रिगार्डिंग सीएम विद द सेंट्रल गवर्नमेंट. तो राज्यपालों के पास ये अधिकार होती है कि वो राज्य की शिकायत भारत सरकार से कर सके. दे कैन कंप्लेन, दे कैन रजिस्टर अ कंप्लेन विद द सेंट्रल गवर्नमेंट अगेंस्ट सीएम. और इस कंप्लेन को नोटिस में लेते हुए केंद्र के पास ये अधिकार होता है कि वो राज्य की सरकार को बर्खास्त करा के राष्ट्रपति शासन लगा दे. तो राज्यों में राष्ट्रपति शासन लग जाता है अगर राज्य के मुख्यमंत्री या राज्य सरकार संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं. तो राज्यपाल का ये एक रोल होता है. एक फेडरल स्ट्रक्चर में हमने एक ऐसा कॉन्सेप्ट दिया जिसमें राज्य सरकारें तानाशाही ना कर सकें, केंद्र के अधीन रहें. मैंने आपको बताया केंद्र को हमने ज़्यादा ताकत दी है, ज़्यादा शक्ति दी है. और जब आप नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो उसमें आप पाएंगे कि हमारे देश में फेडरल फीचर्स के साथ साथ यूनिटरी फीचर्स भी हैं.
और इस यूनिटरी फीचर में एक एग्जाम्पल आता है अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, कि केंद्र को हमने ये अधिकार दे दिया कि आप गवर्नर का अपॉइंट करिए और आप राज्यों के ऊपर अपना कंट्रोल रखिए, जिससे राज्य अपनी मनमानी ना कर सकें, देश की एकता और अखंडता बनी रहे। द स्टेट गवर्नमेंट कैन नॉट चैलेंज द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। द स्टेट कैन नॉट डिमांड the state cannot demand for the separation from the union, or they cannot demand for the separation from the from the country or from India। तो भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए केंद्र का मजबूत होना, केंद्र का ज़्यादा ताकतवर होना, ज़्यादा शक्तिशाली होना, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए हमने राज्य में एक राज्यपाल का पद बनाया और उसको नियुक्त करने का अधिकार केंद्र को दे दिया। मीन्स उसकी सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा होता है। जब राज्यपालों को हटाया जाता है राज्य से, राज्य के राज्यपाल को, तो उनको हटाने के लिए कोई सच प्रोविज़न या सच कोई उनको रीज़न बताने की भी ज़रूरत नहीं होती। भारत सरकार जब राष्ट्रपति से राज्यपाल को हटाएगी तो कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया जाता कि हम आपको क्यों हटा रहे हैं। ये सिंपल सा केंद्र के ही हाथ में है। और इसीलिए आप ज़्यादातर देखेंगे कि ऐसे पर्सन जो पार्टी के बहुत लॉयल होते हैं, जो पार्टीज़ के लिए बहुत काम करते, बहुत लॉयल होंगे, या अपने फील्ड में कुछ एक स्पेसिफिक नॉलेज रखते हैं, भारत सरकार उनको राज्यपाल बना देती है। तो राज्यपाल का पद जो होता है एज अ गिफ्ट भी आप कह सकते हैं कि एज अ गिफ्ट दे दिया जाता है। या कभी कभी देखा गया है कि जो व्यक्ति पार्टी को बहुत परेशान करता है उसको भी सेंट्रल गवर्नमेंट राज्यपाल बना देती है। तो केंद्र में जो सरकार रहेगी ज़्यादातर आप देखेंगे उसी पार्टी का व्यक्ति राज्यपाल होगा। अभी फॉर एग्जांपल इस समय सेंटर में अगर बीजेपी की गवर्नमेंट है तो आप पाएंगे कि राज्यों में बीजेपी का राज्यपाल होगा। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई नहीं लिखा हुआ है ऐसी बात कि जिस पार्टी की सरकार होगी केंद्र में उसी पार्टी का राज्यपाल होगा, लेकिन ये एक ट्रेडिशन बन गया है हमारे देश में कि जब भी केंद्र सरकार चेंज होती है तो सबसे पहला पद जो चेंज होता है वो राज्यपाल होता है। जैसे ही केंद्र सरकार चेंज होगी राज्य के राज्यपालों को बदल दिया जाता है, या तो खुद रिजाइन कर देंगे, नहीं तो राज्यपाल को हटा दिया जाएगा और फिर अपने किसी पर्सन को राज्यपाल बनाया जाता है। तो ये एक ट्रेडिशन, ये एक फैशन इंडिया के पॉलिटिकल सिस्टम में शुरू हो गया है। हालांकि ऐसा कोई प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है कि जिसकी केंद्र में सरकार होगी उसी पार्टी का राज्यपाल होगा, बट ये फैशन में, ये ट्रेडिशन में चलती चली आ रही है। आपको दिखेगा अगर केंद्र में कांग्रेस की गवर्नमेंट है तो राज्यपाल आपको कांग्रेस के दिखेंगे, अगर केंद्र में बीजेपी की सरकार है तो राज्यपाल आपको बीजेपी के दिखेंगे, जो कि संविधान में ऐसा कुछ लिखा नहीं है। तो हम लोगों ने यहाँ तक डिस्कस किया। मूविंग ऑन, अब अगर हम लोग राज्यपाल की शक्तियों को देखें, राज्यपाल के अधिकारों को देखें, तो आप पाएंगे कि राज्यपाल को वही रोल प्ले करना पड़ता है स्टेट्स में जो प्रेसिडेंट रोल प्ले करते हैं सेंटर में। जो भी अधिकार राष्ट्रपति के पास हैं वो सारे अधिकार राज्य में राज्यपाल को भी दिए गए हैं, कुछ राइट्स को छोड़कर। जैसे फॉर एग्जाम्पल इमरजेंसी राइट्स या इमरजेंसी पावर, ये जो आपातकालीन शक्तियां होती हैं ये राज्यपाल के पास नहीं होती। ये इमरजेंसी पावर आपको प्रेसिडेंट के पास दिखेगी, गवर्नर के पास नहीं। गवर्नर हैज़ नो सच इमरजेंसी पावर्स। मतलब जो भी हमारे क्या आपातकाल लगते हैं, राष्ट्रीय, राज्य और वित्त आपातकाल, इन आपातकालों को लगाने का अधिकार राष्ट्रपति को है, राज्यपाल को नहीं। तो इसका मतलब ये हो गया, ये वो पावर है जो प्रेसिडेंट और गवर्नर के बीच में डिफरेंस क्रिएट करता है कि हाँ ये अधिकार राष्ट्रपति को है, राज्यपाल को नहीं। ऐसे ही और भी राइट्स हैं जो प्रेसिडेंट के पास हैं, आपको गवर्नर को नहीं। कुछ राइट्स को अगर आप छोड़ देंगे, जैसे मैंने आपको बताया ना इमरजेंसी पावर, फिर एक आपके पास जैसे फॉर एग्जांपल मिलिट्री पावर, सैन्य शक्तियाँ, जैसे फॉर एग्जांपल डिप्लोमेटिक पावर। अब मिलिट्री पावर अगर आप देखेंगे तो वो भी आपको प्रेसिडेंट के पास मिलेगा, गवर्नर के पास नहीं मिलेगा। डिप्लोमेटिक पावर भी आपको प्रेसिडेंट के पास मिलेगा, गवर्नर के पास नहीं मिलेगा।
तो जो सैन्य शक्ति होती है, जो मिलिट्री पावर होती है, वो भी प्रेसिडेंट के पास, तीनों सेनाओं का कमांडर इन चीफ प्रेसिडेंट होता है, गवर्नर नहीं होते। डिप्लोमेटिक पावर, राजनयिक शक्तियां भी आपको प्रेसिडेंट के पास दिखेंगी, गवर्नर के पास नहीं दिखेंगी। तो ये जो 3 अधिकार आप देख रहे हैं, ये 3 राइट्स ऐसे हैं जो प्रेसिडेंट और गवर्नर को अलग अलग करते हैं। अदरवाइज जितने राइट्स, जितने काम राष्ट्रपति के हैं, वही सारे काम राज्य में राज्यपाल के होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। जैसे भारत का कार्यपालकीय अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, लाइक द प्रेसिडेंट इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द यूनियन, इन द सेम वे द गवर्नर इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ अ स्टेट। जैसे भारत का कार्यपालकीय अध्यक्ष, एग्जीक्यूटिव हेड प्रेसिडेंट है, ऐसे ही एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ स्टेट गवर्नर है। भारत के सभी कार्यपालकीय कार्य राष्ट्रपति के नाम पे होते हैं, इसी तरीके से राज्य के सभी कार्यपालकीय कार्य राज्यपाल के नाम से होते हैं। तो भारत का संवैधानिक अध्यक्ष, भारत का एग्जीक्यूटिव हेड राष्ट्रपति, राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष, राज्य का एग्जीक्यूटिव हेड गवर्नर, राज्यपाल। तो ये देखिए दोनों सिमिलैरिटीज हो गई आपके, कि एक भारत का एग्जीक्यूटिव हेड है और एक स्टेट का एग्जीक्यूटिव हेड है। जितने भी अपॉइंटमेंट्स नेशनल लेवल पे होते हैं, मोस्ट ऑफ द अपॉइंटमेंट आर मेड बाय द प्रेसिडेंट। जितने भी अपॉइंटमेंट राष्ट्रीय स्तर पे होंगे, मोस्ट ऑफ द अपॉइंटमेंट यू विल फाइंड आर मेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वेदर इट्स द प्राइम मिनिस्टर और द कैबिनेट मिनिस्टर्स और जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और कैग और अटॉर्नी जनरल और यूपीएससी चेयरमैन। each body, everybody is appointed basically by the president of India. In the same way, जब आप राज्य में आएंगे तो you will find all the appointments are made by the governor. जितने भी appointments state level पे होते हैं, all are done by the governor, whether the CM or the council of ministers or the advocate general or the district judge or the chairman of state Lok Seva Ayog. Everybody is appointed by the governor. तो हमारे राज्य में जो राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं, वो राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। राज्यपाल के द्वारा नियुक्त कैसे किए जाते हैं? वही सेम सिचुएशन जो भारत की राजनीति में है, वही सेम सिचुएशन राज्य की राजनीति में भी हो जाती है। इलेक्शंस हुए एंड आफ्टर इलेक्शन अगर कोई पार्टी मेजॉरिटी में आ गई तो उस पार्टी के पर्सन को गवर्नर इनवाइट करेंगे और उस पर्सन को सीएम बना दिया जाता है, जिसको विधायक दल के नेता के रूप में चुना जाता है। अगर कोई पार्टी बहुमत में नहीं आती है, देन द गवर्नर विल हैव द राइट और गवर्नर विल डिसाइड whom टू इनवाइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर इलेक्शन हुआ और इलेक्शन में मान लीजिए ए पार्टी, बी, सी, डी, ई पार्टी ने चुनाव लड़ा, and suppose for example this B party gets the majority, इस B पार्टी के पास बहुमत आ गया। तो जब B पार्टी के पास बहुमत आ गया तो पिक्चर एकदम क्लियर है कि गवर्नर इस B पार्टी के व्यक्ति को सीएम बनाएंगे, मुख्यमंत्री बनेगा। Now who will become CM or whom to appoint CM will not be decided by the governor. किसको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा ये राज्यपाल तय नहीं करते। राज्यपाल उस व्यक्ति का नाम नहीं तय करेंगे किस व्यक्ति को हम मुख्यमंत्री बनाएंगे। द नेम विल बी डिसाइडेड बाय दिस बी पार्टी और यू कैन से बाय द मेंबर्स ऑफ दिस बी पार्टी। जो बहुमत में आई है पार्टी, इसके जो सदस्य होंगे, इसके जो मेंबर्स होंगे, इस बी पार्टी के जो मेंबर्स होंगे, जिनको हम एमएलए कहेंगे, विधानसभा के जो सदस्य होंगे इस बी पार्टी के, ये जो एमएलएज होंगे, ये अपने में से एमंग देमसेल्व्स, ये अपने में से किसी एक व्यक्ति को मुख्यमंत्री के लिए कहेंगे। उस पर्सन को गवर्नर राज्य का सीएम अपॉइंट करेंगे। इस तरह से गवर्नर जो होते हैं वो सीएम अपॉइंट करते हैं। अब अगर कंडीशन ऐसी आए कि किसी भी पार्टी को बहुमत ना मिले, किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला,
तो अगर किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिलेगा, अब गवर्नर देखेंगे कि हम किस पार्टी को इनवाइट करते हैं। अब ये गवर्नर का डिस्क्रिशनरी राइट है, ये विवेकाधिकार है गवर्नर का कि वो किस पार्टी को बुलाते हैं बहुमत सिद्ध करने के लिए। गवर्नर उसी पार्टी को उन्हें बुलाना चाहिए जिसमें गवर्नर को ये कॉन्फिडेंस हो दैट दिस पार्टी इज इन पोजीशन टू गिव द स्टेबल गवर्नमेंट। ये पार्टी इस स्थिति में है कि एक स्थायी सरकार दे सकती है। बिकॉज रीजन इज कि अगर स्टेबल गवर्नमेंट नहीं होगी एंड यू विल हैव इलेक्शंस मोर ऑफन इन स्टेट्स, और जल्दी जल्दी अगर आपके इलेक्शंस होंगे राज्य में, सो दैट विल क्रिएट अ फाइनेंशियल बर्डन ऑन द सिटीजन्स of that state, or you can say that will create financial burden on state treasury। राज्य के खजाने पर एक एक्स्ट्रा बर्डन पड़ेगा, सरकार के खजाने पर एक एक्स्ट्रा बर्डन पड़ेगा, क्योंकि हम इलेक्शंस जल्दी जल्दी कराएंगे, सरकार बन नहीं पा रही, हमें चुनाव चाहिए, और चुनाव होगा तो खर्च तो होगा ही होगा। इसलिए राज्यपाल ये देखते हैं, ये उनकी मॉरल ड्यूटी है कि विदाउट एनी पार्शियलिटी आप उस पार्टी को मौका दें to form the government which is in a position to give the stable government to a state। जो पार्टी राज्य में एक स्थायी सरकार देने की स्थिति में हो, उसी पार्टी को आपको मौका देना चाहिए। ये राज्यपाल से एक्सपेक्ट किया गया है और राज्यपाल को ये कहा गया है कि आप इस तरीके से काम करेंगे जनरली, और आपको विवेकाधिकार दिया गया है, डिस्क्रिशनरी पावर दी गई है कि आप अपने विवेक से ये डिसीजन ले सके। बट जनरली आप देखेंगे कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, और इसीलिए अक्सर राज्यपाल का जो नाम है वो खराब होने लग जाता है, क्योंकि राज्यपाल अक्सर अपनी जो लॉयल्टी होती है, जो अपनी वफादारी होती है, वो सेंटर की तरफ दिखाने लग जाते हैं, और सेंटर को खुश करने में कभी कभी वो ऐसे स्टेप्स ले लेते हैं विच आर नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम दी गवर्नर, जो राज्यपाल से उम्मीद नहीं होती है। और तब ऐसे मौक़ों पर, ऐसे सर्कमस्टांसेस पर, ऐसे सिचुएशन में यू विल फाइंड द एंट्री ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तब आप देखेंगे यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की एंट्री होने लग जाती है जस्ट टू क्वैश द ऑर्डर ऑफ द गवर्नर विच इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल। और इसी से रिलेटेड एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस है एसआर बोमई केस, जहाँ पर कुछ ऐसा ही विवाद आपको दिखता है। तो गवर्नर को बचना चाहिए ऐसे किसी भी विवाद से, और जनरली उनको कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए, बिकॉज द गवर्नर इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड इन अ स्टेट, ही इज नॉट एन एम्प्लॉय ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। वो कोई एम्प्लॉय नहीं है केंद्र सरकार का, वो बल्कि संवैधानिक पद पर बैठा है, और राज्य के सबसे बड़े संवैधानिक पद पर बैठा है। राज्य में जो सबसे बड़ा संवैधानिक पद है वो राज्यपाल का है। तो राज्यपाल को अपनी पोस्ट की डिग्निटी, गरिमा को बनाए रखने के लिए कभी ऐसा कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए विच इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, और विच रिफ्लेक्ट दैट योर डिसीजन रिफ्लेक्ट्स दैट यू आर टिल्टेड टूवर्ड्स द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो राज्यपाल को बचना चाहिए किसी भी ऐसे निर्णय से। तो जब भी कोई भी पार्टी बहुमत में नहीं आती है तो राज्यपाल के पास विवेकाधिकार है वो किसको बुलाएं, और मैंने आपको बताया कि राज्यपाल को जनरली ऐसी पार्टी को बुलाना चाहिए जो आपको ये सिद्ध कर सके, ये प्रूव कर सके दैट दिस पार्टी इज गोइंग टू गिव द स्टेबल गवर्नमेंट इन अ स्टेट। ये पार्टी एक स्थायी सरकार देगी। अब किसी भी पार्टी को आप मौका देंगे, वो अपना बहुमत सिद्ध कर देगी, और वहाँ से फिर सरकार बन जाती है, फिर मुख्यमंत्री बन जाएगा। इस तरीके से काम होता है। और जब सीएम अपॉइंट हो जाते हैं, जैसे भारत सरकार के लिए पीएम अपॉइंट हो जाते हैं, ऐसे राज्य के लिए जब सीएम अपॉइंट होते हैं तो फिर वो अपने मंत्रियों की अपॉइंटमेंट्स कराते हैं। जैसे केंद्र में अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति करते हैं, ऐसे राज्य में अपॉइंटमेंट राज्यपाल करते हैं। इसी तरीके से राज्य में एक एडवोकेट जनरल होता है, उसका अपॉइंटमेंट गवर्नर करते हैं, जो राज्य का विधि सलाहकार होता है, आपका लीगल एडवाइज़र होता है। इसी तरीके से हर राज्य में एक वित्त आयोग होता है, उसका अपॉइंटमेंट भी गवर्नर करते हैं। डिस्ट्रिक्ट जज का अपॉइंटमेंट गवर्नर करते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष जो होता है, उसके जो मेंबर्स होते हैं, उसका भी अपॉइंटमेंट गवर्नर करते हैं। गवर्नर राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति करते हैं, ही अपॉइंट्स द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। तो जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट आपको मिलेंगे वहाँ पे आपको गवर्नर ही दिखेंगे कि गवर्नर ही अपॉइंट करते हैं।
बट हाँ ये फैक्ट है दैट ऑल दीज अपॉइंटमेंट्स आर मेड ऑन द एडवाइस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। ये जितने भी अपॉइंटमेंट्स आप देखेंगे ये सारे अपॉइंटमेंट राज्य सरकार की सलाह पर ही किए जाते हैं। तो यही हम लोग बेसिकली एग्जीक्यूटिव पावर्स में डिस्कस करते हैं। Now, after discussing executive power, the next power given to the governor is your legislative power, like the President of India has. जैसे कि भारत के राष्ट्रपति के पास विधायकी शक्तियां होती हैं, ऐसे राज्यपाल के पास भी विधायकी शक्तियां होती हैं, जिसको हम लोग कहते हैं लेजिस्लेटिव पावर्स। अब विधायकी शक्तियां क्या हैं, लेजिस्लेटिव पावर्स क्या हैं? भारत सरकार जब कोई बिल बनाती है, जब कोई विधेयक पास कराती है, तो फाइनली वो जाता है प्रेसिडेंट के पास फॉर सिग्नेचर। जब तक राष्ट्रपति उस पर साइन नहीं करेंगे तब तक वो बिल जो है वो कभी कानून में कन्वर्ट नहीं होता। इन द सेम वे जब स्टेट गवर्नमेंट कोई बिल पास कर दे, जब कोई विधेयक पास कर दे, तो वो विधेयक किसके पास जाएगा? तो वो विधेयक गवर्नर के पास जाता है फॉर दी सिग्नेचर ऑफ द गवर्नर। अगर गवर्नर उस बिल को साइन कर देंगे, दिस बिल विल बिकम एन एक्ट। और अगर गवर्नर ने बिल को साइन कर दिया तो बिल एक्ट बन गया। राज्य में भी कानून वैसे ही बनता है जैसे सेंटर में बनता है। अब राज्य में कानून कैसे बनता है? तो कोई भी बिल विधानमंडल से पास होना चाहिए, और विधानमंडल मैंने आपको बताया कि विधानसभा और विधान परिषद। अगर दोनों हैं, इफ अ स्टेट इज हैविंग बोथ द हाउसेस, देन दैट बिल मस्ट बी पास्ड फ्रॉम बोथ द हाउसेस। अगर किसी राज्य में दोनों सदन हैं तो वो बिल दोनों से पास होना चाहिए। दोनों से पास होकर के फिर गवर्नर के पास जाएगा, और अगर गवर्नर उसको साइन कर देते हैं तो वो बिल जो है वो कानून बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा। ये लेजिस्लेटिव पावर होती है गवर्नर की। गवर्नर राष्ट्रपति की तरह विधानसभा में आंग्ल भारतीयों की नियुक्ति करते हैं। जैसे राष्ट्रपति 2 आंग्ल भारतीयों की नियुक्ति लोकसभा में करते हैं, इन द सेम वे द गवर्नर अपॉइंट्स 1 एंग्लो इंडियन इन विधानसभा। राज्यों में एक आंग्ल भारतीय की नियुक्ति की जाती है और लोकसभा के अंदर 2 आंग्ल भारतीयों की नियुक्ति होती है। ऐसे ही विधान परिषद में भी होता है। जैसे राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्यों की नियुक्ति करते हैं, ऐसे राज्यपाल विधान परिषद में भी नियुक्ति करते हैं। तो जब हम लोग विधान परिषद पर डिस्कस करेंगे तो उसमें हम आपको ये बात बताएंगे। जैसे राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है, ऐसे राज्यपाल विधानसभा को भंग कर सकते हैं। जैसे राष्ट्रपति संसद की कार्यवाही को संबोधित करते हैं, ऐसे राज्यपाल भी संसद की कार्यवाही को संबोधित करते हैं। जैसे राष्ट्रपति संसद का आह्वान करते हैं, ऐसे राज्यपाल भी संसद का आह्वान करते हैं। जैसे राष्ट्रपति की अनुमति के बिना धन विधेयक पेश नहीं होता, ऐसे राज्यपाल की परमिशन के बिना मनी बिल पेश नहीं होता राज्य में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके जो लेजिस्लेटिव पावर्स में डिस्कस की जाती हैं। आगे की अगर पावर की बात करें तो आप पाएंगे कि राज्यपाल के पास राष्ट्रपति की तरह अध्यादेश की शक्ति होती है, ऑर्डिनेंस पावर जिसे हम लोग कहते हैं, ऑर्डिनेंस पावर। जब राज्यपाल का अध्यादेश आप डिस्कस करेंगे तो आप आर्टिकल 123 देखेंगे, यू विल हैव द आर्टिकल 123। और जब आप गवर्नर का ऑर्डिनेंस देखेंगे देन यू विल हैव द आर्टिकल 213। नाउ दिस इज द ऑर्डिनेंस पावर ऑफ द प्रेसिडेंट एंड दिस इज द ऑर्डिनेंस पावर ऑफ द गवर्नर। राष्ट्रपति के पास भी अध्यादेश जारी करने का अधिकार होता है, राज्यपाल के पास भी अध्यादेश जारी करने का अधिकार होता है। एंड द रीजन बिहाइंड इशूइंग ऑर्डिनेंस इज सेम। राष्ट्रपति जिस आधार पर अध्यादेश जारी करते हैं, ऑन द सेम ग्राउंड गवर्नर कैन ऑल्सो इशू द ऑर्डिनेंस। राष्ट्रपति का अध्यादेश मैंने आपको बताया था 6 महीने के लिए, राज्यपाल का भी अध्यादेश 6 महीने के लिए। अगर संसद उसको 6 हफ्ते में पास कर देती है तो आगे एक्सटेंड हो जाता है, वैसे यहाँ पर भी होता है। तो इसीलिए मैंने आपको बताया था कुछ बुक्स में आपको दिखने को मिलेगा दैट द टर्म ऑफ ऑर्डिनेंस इज 6 months 6 weeks।
6 मंथ 6 वीक्स का मतलब होता है 6 महीना तो अध्यादेश का समय है, 6 हफ्ते के अंदर उसे पास करना होता है। तो राष्ट्रपति के पास भी अध्यादेश का अधिकार है, राज्यपाल के पास भी अध्यादेश का अधिकार है। जैसे राष्ट्रपति के पास क्षमादान का अधिकार होता है, वैसे राज्यपाल के पास भी क्षमादान का अधिकार होता है, पार्डनिंग पावर। बोथ द प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर बोथ हैव द पार्डनिंग पावर्स। दोनों के पास क्षमादान का अधिकार है। प्रेसिडेंट ऑल्सो हैज द पार्डनिंग पावर, गवर्नर ऑल्सो हैज द पार्डनिंग पावर, लेकिन विथ सम डिफरेंसेस, कुछ अंतर होता है। फॉर एग्जाम्पल, द कैपिटल पनिशमेंट कैन ओनली बी पार्डन बाय द प्रेसिडेंट। अगर किसी की मृत्यु याचिका है या किसी की मृत्यु दंड किसी को मिली हुई है और उस मृत्यु दंड को माफ करना है, द कैपिटल पनिशमेंट इज टू बी पार्डन्ड, तो मृत्यु दंड को कभी राज्यपाल माफ नहीं कर सकते। उस मृत्यु दंड को सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति ही माफ करते हैं। इसी तरह से अगर किसी पर्सन का कोर्ट मार्शल हो गया है, सेना से उसको निकाल दिया गया है, आर्म्ड फोर्सेस से निकाल दिया गया है, तो उस कोर्ट मार्शल में अगर उसको चाहिए माफी, तो उसमें माफी देने का अधिकार केवल राष्ट्रपति को होता है, राज्यपाल को नहीं होता। ये दो डिफरेंस होते हैं प्रेसिडेंट और गवर्नर की पार्डनिंग पावर। जब आप राष्ट्रपति का पार्डनिंग पावर देखेंगे तो आप आर्टिकल 72 देखेंगे, और जब आप राज्यपाल का पार्डनिंग पावर देखेंगे तो आप आर्टिकल 161 देखेंगे। प्रेसिडेंट का पार्डनिंग पावर 72 में आता है और राज्यपाल का पार्डनिंग पावर 161 में आता है। तो दोनों के पावर्स को हम कंपेयर करके डिस्कस कर रहे हैं, जिससे आपका प्रेसिडेंट भी एक बार रिवाइज हो जाए। तो एग्जीक्यूटिव पावर हम लोगों ने देख ली, लेजिस्लेटिव पावर देख ली, ऑर्डिनेंस पावर देख ली, पार्डनिंग पावर देख लिया। मैंने आपको बताया इमरजेंसी पावर सिर्फ राष्ट्रपति के पास है, मिलिट्री पावर भी सिर्फ राष्ट्रपति के पास है, तीनों सेनाओं का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, राज्यपाल नहीं होते। राजनयिक शक्तियां, डिप्लोमेटिक पावर्स भी सिर्फ राष्ट्रपति के पास होती हैं, राज्यपाल के पास नहीं होती। तो इस तरीके से गवर्नर को हमने आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करने की कोशिश की है कि गवर्नर कैसे अपॉइंट होते हैं, कैसे रिमूव होते हैं, गवर्नर के क्या राइट्स होते हैं, पावर क्या है गवर्नर का काम क्या होता है स्टेट में, गवर्नर क्यों अपॉइंट किया गया है, अपॉइंटमेंट कौन करता है गवर्नर का, हमने इलेक्शन क्यों नहीं कराया, गवर्नर हमारे क्या अपॉइंट ही क्यों होते हैं। तो इस तरीके से उन एंगल्स को हमने कोशिश की है टच करने की, विच आर इम्पॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। और आप इसको देखें, इसको आप सुने, तो आप एग्ज़ाम में कुछ हद तक क्वेश्चंस भी आप सॉल्व कर ले जाएंगे अपने, अगर गवर्नर से आते हैं। तो अब गवर्नर फिनिश करने के बाद, डिस्कस करने के बाद, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ योर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन स्टेट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो टॉपिक है हमारा वो बेसिकली स्टेट एग्जीक्यूटिव है, और इस स्टेट एग्जीक्यूटिव में द फर्स्ट टॉपिक विच इज़ डिस्कस्ड इज द गवर्नर। आफ्टर गवर्नर द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन स्टेट। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं राज्य सरकार को, कि राज्य में सरकार कैसे बनती है, मुख्यमंत्री कैसे बनते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कैसे बनते हैं, स्टेट के कैबिनेट मिनिस्टर्स कैसे अपॉइंट होते हैं, मुख्यमंत्री का क्या काम होता है, क्या रोल होता है। तो इन अ नटशेल अगर हम इसको एक कंक्लूडिंग रिमार्क में अगर हम बोलें, इसको हम कंक्लूड करें अगर, तो इन अ नटशेल यू विल फाइंड कि स्टेट में मुख्यमंत्री का रोल या मुख्यमंत्री का पद बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे भारत के लिए प्रधानमंत्री का होता है। जो काम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में प्राइम मिनिस्टर साहब करते हैं, वही काम स्टेट के रेफरेंस में सीएम करेंगे। तो जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हम डिस्कस करते हैं स्टेट के लिए, तो यहाँ दो आर्टिकल बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वन आर्टिकल इज आर्टिकल 163 एंड द सेकेंड आर्टिकल इज 164। दो आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्स्टिट्यूशन के, 163 एंड 164। नाउ व्हाट आर्टिकल 163 एंड 164 से? आर्टिकल 163 कहता है दैट देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन स्टेट हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट whose function will be to aid and advise the governor। आर्टिकल 163 कह रहा है कि राज्य में एक मंत्री परिषद होगी जिसका मुखिया मुख्यमंत्री होगा और जिसका काम राज्यपाल को सलाह देना होगा।
जैसे भारत में एक मंत्री परिषद होती है जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होता है और जिसका काम राष्ट्रपति को सलाह देना होता है, बिल्कुल वैसे ही इन द सेम वे द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट according to article 163 that there shall be a council of ministers in a state headed by the chief minister of the state whose function will be to aid and advise the governor of that particular state. आर्टिकल 164 कहता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाएगी और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राज्यपाल के द्वारा की जाएगी जो अपना पद राज्यपाल की इच्छा पर ग्रहण करेंगे. आर्टिकल 164 says that the CM in a state will be appointed by the governor of that state and on the advice of CM other members will also be appointed by the governor who will hold their post on the pleasure of the governor, जो अपना पद राज्यपाल की इच्छा पर ग्रहण करेंगे. तो ये दो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और मुख्यमंत्री से रिलेटेड. 163 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री के होने की बात करता है, 164 कह रहा है उनके अपॉइंटमेंट की बात. तो मैंने अभी आपको जस्ट बताया कि राज्य में जो राज्यपाल होते हैं वो गवर्नमेंट कैसे फॉर्म कराते हैं. इलेक्शंस हो गए, इलेक्शन होने के बाद रिजल्ट आउट हुआ, विधानसभा के इलेक्शंस हुए, रिजल्ट आउट हुआ. अगर किसी पार्टी को बहुमत मिल गया, इफ एनी पार्टी गेट्स द मेजॉरिटी, सो दैट पार्टी विल बी कॉल्ड बाय द गवर्नर टू फॉर्म द गवर्नमेंट. तो गवर्नर उस पार्टी को बुलाएंगे और उस पार्टी से कहेंगे कि आप सरकार बनाइए. अगर किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिलता, देन दिस विल बी द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द गवर्नर कि वो किस पार्टी को इनवाइट करते हैं और उस पार्टी से फिर सरकार बनती है, जिस सरकार को राज्य में मुख्यमंत्री के द्वारा चलाया जाता है. इस मुख्यमंत्री के नाम का डिसीजन पार्टी मेंबर्स लेते हैं, लेकिन इस सीएम को अपॉइंट गवर्नर करेंगे. तो नाम जब किसी पर्सन का आगे आता है कि हाँ इस पर्सन को हमें सीएम बनाना है, जो पार्टी के विधायक होते हैं, तो जनरली आप लोग एक टर्म भी सुनते होंगे, न्यूज़पेपर वगैरह में आता रहता है कि मुख्यमंत्री जो है वो विधायक दल का नेता होता है. तो जनरली क्या होता है, जो विधायक होते हैं, जो एमएलएज होते हैं, वो एक नाम पर फाइनल डिसीजन लेते हैं दैट दिस पर्सन विल बी आवर लीडर, ये हमारा लीडर होगा. उसी पर्सन को गवर्नर क्या करते हैं, शपथ दिलाते हैं और उस पर्सन को शपथ दिलाने के बाद राज्य का सीएम बना दिया जाता है. सीएम का रोल मैंने अभी आपको बताया बिल्कुल वैसे ही होता है स्टेट में जैसे नेशनल लेवल पर प्राइम मिनिस्टर का होता है. कुछ थोड़े बहुत डिफरेंसेस को अगर हम लोग इग्नोर कर दें तो आप पाएंगे कि दोनों लोगों का रोल जो है वो सेम होता है. जैसे राज्य का जो मुख्यमंत्री होता है, इसका सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो होता है वो ये दैट द सीएम बेसिकली एक्ट्स एज अ लिंक, और यू कैन से दैट ही एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन गवर्नर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. जो मुख्यमंत्री होते हैं ये बेसिकली राज्यपाल और मंत्री परिषद के बीच एक लिंक का काम करते हैं, एक सेतु का काम करते हैं. लिंक का काम करने का मतलब क्या होता है कि जब भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कोई डिसीजन लेते हैं, सो दैट डिसीजन इज बेसिकली कन्वेड टू द गवर्नर बाय द सीएम. ही इज बेसिकली द कन्वेनर. ये कन्वे करते हैं. कन्वे क्या करते हैं, बेसिकली द डिसीजंस टेकन बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. और इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की जब मीटिंग होती है, सो दैट मीटिंग इज बेसिकली प्रिसाइडेड बाय द सीएम. जो सीएम होता है वही अपनी मंत्री परिषद की मीटिंग की अध्यक्षता करता है, उसका वो लीडर होता है, हेड होता है, और द फाइनल डिसीजन इज ऑफ सीएम. तो मुख्यमंत्री ने कोई निर्णय लिया, कोई डिसीजन लिया राज्य के लिए, वो अंतिम मान लिया जाता है. जनरली जो निर्णय होते हैं, जो डिसीजंस होते हैं, वो मीटिंग में होते हैं. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग बुलाई जाती है, कैबिनेट की मीटिंग बुलाई जाती है, एंड इन दैट कैबिनेट मीटिंग डिसीजंस आर टेकन एंड द फाइनल डिसीजन इज ऑफ योर सीएम. मीन्स द लास्ट डिसीजन विल बी ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑफ दैट स्टेट.
and then the CM of that state will convey the decision taken by the council of minister to the governor. राज्यपाल तक वो बात पहुंचा दी जाती है। तो इसीलिए क्या किया कहा जाता है कि जो मुख्यमंत्री होता है वो मंत्री परिषद राज्यपाल के बीच एक सेतु, एक लिंक का काम करता है, कड़ी का काम करता है। जैसे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और मंत्री परिषद के बीच काम करते हैं, ऐसे राज्य में मुख्यमंत्री काम करते हैं। जो मुख्यमंत्री होता है ये विधानसभा में अपने दल का नेता होता है, अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट करता है, अपनी गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है। राज्य के सारे डिसीजंस लेने में इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। पॉलिसी मेकिंग का काम करते हैं, अपनी पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करवाते हैं। और मुख्यमंत्री जितने भी स्टेट, बेसिकली आप देखेंगे जो भी स्टेट वेलफेयर डिसीजंस होते हैं वो सारे के सारे डिसीजंस भी इन्हीं के थ्रू लिए जाते हैं। जैसे नेशनल लेवल पर प्राइम मिनिस्टर के थ्रू लिया जाता है। जनरली मुख्यमंत्री बनने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई क्वालिफिकेशन मेंशन्ड नहीं होती, बट अगर हम एक लेमैन लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें कि उम्र कितनी होनी चाहिए, एज क्राइटेरिया क्या है, तो जनरल सी क्वालिफिकेशन है कि हाँ बस इतनी ही क्राइटेरिया रखी गई है, एज क्राइटेरिया वगैरह। कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज सच नहीं है, कोई स्पेशलाइज्ड क्वालिफिकेशन एज सच नहीं होती टू बिकम CM ऑफ अ स्टेट। तो जो पर्सन मुख्यमंत्री बनता है राज्य का, ये बेसिकली इसके लिए कहा जाता है कि ये पर्सन जो भी मुख्यमंत्री बनेगा राज्य का, ये किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है मतलब दिस पर्सन हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द CM ऑफ अ स्टेट मे बी अ मेंबर ऑफ एनी हाउस ऑफ स्टेट, मीन्स आइदर ऑफ विधानसभा और ऑफ विधान परिषद। किसी भी सदन से आप मुख्यमंत्री बन सकते हैं। यू मस्ट बी अ मेंबर, आपको मेंबर होना पड़ेगा किसी भी सदन का, चाहे विधानसभा का और चाहे विधान परिषद का। अगर आप सदन के सदस्य नहीं हैं तो आप CM नहीं बन सकते। जैसे केंद्र में प्रधानमंत्री बनने के लिए ही और शी मस्ट बी अ मेंबर ऑफ एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, आइदर ऑफ लोकसभा और राज्यसभा। इन द सेम वे टू बिकम CM ऑफ अ स्टेट he or she must be a member of any house of state legislature, that is either of Vidhan Sabha or of Vidhan Parishad. अब विधानसभा के अगर आप हैं that means you are an MLA, और विधान परिषद के हैं that means you are an MLC। तो आप MLC बन के भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। MLA बन के तो मुख्यमंत्री बना ही जाता है। MLC बन के मुख्यमंत्री बना जा सकता है। जैसे फॉर्मर CM ऑफ उत्तर प्रदेश आपके श्री अखिलेश यादव, वो बेसिकली MLC थे, MLC बन के वो मुख्यमंत्री बने। आपके प्रेजेंट CM उत्तर प्रदेश के श्री योगी आदित्यनाथ जी, ये भी बेसिकली MLC हैं, MLC बन करके मुख्यमंत्री बने। अगर कोई पर्सन मेंबर नहीं हो पा रहा है तो भी गवर्नर उसको CM बना सकता है, लेकिन उसके लिए रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन ये हो जाएगी कि विदिन 6 months, 6 महीने के अंदर उसे किसी भी सदन की योग्यता लेनी पड़ेगी। 6 महीने के अंदर उस व्यक्ति को या तो विधानसभा का या तो विधान परिषद का मेंबर बनना पड़ेगा। और अगर वो मेंबरशिप नहीं ले पा रहा तो इसका मतलब है फिर उसको रिजाइन करना पड़ जाता है। तो ये बेसिक इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन होती है टू बिकम दी CM ऑफ अ स्टेट। बाकी इलेक्शन लड़ने की क्या क्वालिफिकेशन है, किस तरीके से है, तो विधान परिषद का चुनाव लड़ने के लिए जनरली 30 ईयर्स एज होती है, 30 साल एज होती है। और विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए बेसिकली 25 साल उम्र रखी गई है। तो मुख्यमंत्री बनने की उम्र कितनी होगी? मिनिमम 25 ईयर्स। जनरली कॉन्स्टिट्यूशन में PM और CM के जब हम मिनिमम एज की बात करते हैं ऐसा कहीं कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, ऐसा कोई पैरामीटर नहीं। लेकिन ये बट अंडरस्टूड है कि मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बिकम PM एंड टू बिकम CM इज 25, क्योंकि आप 25 में विधानसभा के मेंबर बन सकते हैं और जब आप 25 साल में विधानसभा के सदस्य बन सकते हैं तो आप 25 साल में राज्य के मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं। हमें मिनिमम लेना है ना, तो हम मिनिमम इन दोनों में से ही विधानसभा का लेंगे। ऐसे ही देश के प्रधानमंत्री बनने के लिए भी होता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं ऐसा मेंशन्ड ऐसा सच नहीं होता, ये बट अंडरस्टूड होता है कि इसको माना जाता है कि इस तरीके से एज निकाल ली जाती है मिनिमम एज की जब हम बात करते हैं।
तो मुख्यमंत्री का बेसिक रोल गवर्नमेंट को चलाना होता है राज्य में। वो मंत्रिपरिषद का मुखिया होता है, अपनी सरकार का मुखिया होता है, सारे निर्णय लेता है, सारे डिसीजंस उसको लेने होते हैं, अपनी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के लिए अकाउंटेबल होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। और राज्य में सारे जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस होते हैं वो सब मुख्यमंत्री को ही लेने होते हैं। वो मंत्रिपरिषद के सारे डिसीजंस को गवर्नर तक कन्वे करता है, ही इज़ बेसिकली द कन्वेनर। और वो राज्य में राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच के रिलेशंस को भी देखता है, किस तरीके से रहे, किस तरीके से चले। राज्यपाल को हर एक इम्पॉर्टेंट इशू पर एडवाइस करता है, हर एक इम्पॉर्टेंट इशू की वो जानकारी देता है, राज्यपाल को बताता है राज्य के डिसीजंस के बारे में। और विधानसभा को भंग करने पर वो राज्यपाल को एडवाइस भी करता है कि हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि आप विधानसभा को भंग कर दीजिए। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि राज्य में मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री अपना रोल प्ले करते हैं। ये दो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, इसको आपको ध्यान रखना है, 163 एंड 164। ठीक।